अपने सराउंडिंग्स में देखो। अच्छा छोड़ो, उस फ़ोन को ही देख लो जिससे आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो। एक सेकंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लास्ट में जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वो जो लाइक के बटन है ना उसको भी हिट कर लेना। तो बैक टू द चैप्टर। नो डाउट ये सारी जो मोबाइल्स है वो किस में बनती है, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो सब इंडस्ट्रीज़ में बनती है। तो इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि कैसे टर्निंग पॉइंट है एक मैनकाइंड का जिसने हैंडमेड से स्विच किया है मशीन मेड चीज़ों पर और सब चीज़ें चेंज हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इंडस्ट्रीज़ जो है ना सेकेंडरी एक्टिविटी है या फिर इसे हम मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। ये एक्टिविटी में रॉ मटेरियल को चेंज किया जाता है यूज़फुल प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल जो वुड का पल्प होता है उसे पेपर में कन्वर्ट किया जाता है, पेपर को नोटबुक बनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि हर एक स्टेप पे ना जो मटेरियल है वो मोर वैल्यूएबल यूज़फुल होते जा रही है लोगों के लिए। जैसे कि वुड पल्प का तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं था लेकिन उससे पेपर बनाया गया, अब वो हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। अब उससे भी एक्स्ट्रा नोटबुक बनाया गया, अब वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ भी जो रॉ मटेरियल से बनता है ना उससे वैल्यू ऐड होते जाती है, इसी को वैल्यू एडिशन बोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ मतलब कोई भी टाइप का वर्क हो गया या फिर बिजनेस हो गई जिससे कोई चीज़ें बनती है या फिर हमें यूज़फुल चीज़ें प्रोवाइड होती है। इसके 3 मेन टाइप है। एक है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ जैसे कि इसमें प्रोडक्ट बनते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, इसमें कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल ले लो जिसमें मिनरल को अर्थ से निकाला जाता है। और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये एक सिंपल सी इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्रीज़, इस हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। इसे 3 वे में कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बेस्ड ऑफ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल दे यूज टू मेक प्रोडक्ट। तो फर्स्ट होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब ये जो रॉ मटेरियल है ना ये उसका भी पार्ट है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, फिर उसके बाद इसकी फूड प्रोसेसिंग या फिर कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी, वेजिटेबल और ये लेदर के यूज़ में इसे कन्वर्ट किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इसमें यूज़ होता है मिनरल और ओर का जो कि हम अर्थ से लेते हैं। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज इसके एग्जाम्पल है। आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है मशीन्स बनाने में, बिल्डिंग्स में, ट्रेन में, मतलब आयरन का यूज़ यहाँ पे होता है। और मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें यूज़ होते हैं प्रोडक्ट जो कि सी और ओशन से मिलते हैं जिससे हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर फिश ऑयल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, इसमें जो चीज़ें फॉरेस्ट की है ना वो यूज़ होती है। जैसे कि वुड पल्प अभी हमने देखा, तो वो कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से, तो उससे पेपर बनते हैं, फिर मेडिसिन, फर्नीचर और वुड्स जो बिल्डिंग्स के लिए लगता है। तो ये कैटेगरी थी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। सेकेंड, बेस्ड ऑन साइज, ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रीज़ कितनी बड़ी है, उसमें कितने पैसे, टेक्नोलॉजी और वर्कर लगने वाले हैं। तो इसी से 3 कैटेगरी में ये डिवाइड होता है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, ये फर्स्ट कैटेगरी है। इसमें हाथ की चीज़ों को बनाकर घर से ही बेचा जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोट्री, बास्केट वीविंग या फिर हैंडीक्राफ्ट। सेकेंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है, बहुत ही कम टेक्नोलॉजी लगता है या लगता भी नहीं है और लेस कैपिटल लगता है। जैसे कि सिल्क वीविंग, इसमें टेक्नोलॉजी तो लगता ही नहीं है। फूड प्रोसेसिंग इसका एक और एग्जांपल हो गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत पैसा लगता है, इसमें एडवांस मशीन लगते हैं और बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है ना वैसी। इसके एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़, हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज़। अब थर्ड जो कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन ओनरशिप। इसमें बताता है कि कौन उसे ओन कर रहा है और उस इंडस्ट्रीज़ को रन कर रहा है। इसकी डिवीज़न में इसकी फर्स्ट कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसे कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप खुद ही ओन करते होंगे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़। पब्लिक सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर, इसमें दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट, इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप में, ये उसे ओन करते हैं, दोनों के दोनों। फॉर एग्जाम्पल मारुति उद्योग लिमिटेड। कॉपरेटिव सेक्टर, इसमें क्या होता है, वर्कर्स और प्रोड्यूसर खुद इसे ओन करते हैं, जैसे कि अमूल और सुधा डेयरी। एक एक्स नाम का इंसान था, उसने सोचा कि मैं अपने घर पे ही ना एक फैक्ट्री बना लेती हूँ, फिर छत पे चले जाते हो फैक्ट्री बनाने के लिए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हम रैंडमली कहीं पे भी फैक्ट्रीज़ को सेटअप नहीं कर सकते। वो हमेशा वहीं बनते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे कि रिसोर्स ईजिली अवेलेबल हो। तो हम मेन फैक्टर देख लेते हैं कि एक इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या मेन फैक्टर हमें लगती है। फर्स्ट होता है रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्रीज़ वहीं बनेंगी, फैक्ट्रीज़ वहीं बनेंगी जहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ना वो पास में पड़े, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कम हो। आप हमेशा देखेंगे जो आयरन और स्टील प्लांट्स हैं वो हमेशा आयरन ओर और कोल माइंस के पास में बनाए जाते हैं। लैंड, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए इनफ लैंड हो तभी वो फैक्ट्री बना पाएंगे और अपने गुड्स को स्टोर कर पाएंगे। अब लैंड ही नहीं है तो फिर वो कहाँ पे बनेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वाटर।
अब वाटर का यूज़ होता है मशीन को कूल करने के लिए, क्लीनिंग के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए। वो नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। फोर्थ होता है लेबर। अब डिफरेंट काइंड की जॉब के लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत होगी, तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेट होती है जहाँ पे लेबर ईजिली अवेलेबल हो। फिफ्थ पावर। मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल तो चाहिए ही होगा, तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ बनती हैं जहाँ पे पावर सप्लाई अच्छे से हो। सिक्स्थ कैपिटल। मनी की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है। आप कोई भी चीज़ में कुछ भी चला लेंगे बट मनी के बिना नहीं हो सकता। आपको कोई भी इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है। एरियाज़ जहाँ पे लोन ईजिली मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अट्रैक्ट होती हैं। 7 ट्रांसपोर्ट। अब जहाँ पे रोड ही अच्छे नहीं है, रेलवेज़ ही नहीं है, तो वो अपने रॉ मटेरियल को मूव कैसे करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे कैसे, मार्केट तक कैसे पहुँचाएंगे। तो जहाँ पे रोड, रेलवेज़ या फिर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल और जो फिनिश्ड गुड है उसको ईजिली मूव कराया जा सकता है, तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है। मार्केट। जो फैक्ट्रीज होती है ना वो वहाँ पे लोकेट होती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मार्केट होते हैं, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो ईजिली बाय कर पाएंगे उनके प्रोडक्ट को। कभी कभी गवर्नमेंट इन्हें स्पेशल इंसेंटिव्स भी देती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को चीप कर दी है या फिर जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है उसको लो कर दी है, बेटर रोड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि एंकरेज हो पाए इंडस्ट्रीज जो कि लेस डेवलप्ड एरियाज़ है वहाँ पर। इंडस्ट्रियल सिस्टम। हर एक जो इंडस्ट्रीज होती है ना वर्क्स लाइक अ सिस्टम। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, इनपुट्स, प्रोसेस और आउटपुट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। आप एक ग्राइंडर का एग्जांपल ले लो। आपको कोई चीज़ बनानी है, तो आप जो उसमें डालोगे ना, जो ग्राइंडर में, वो जो डालने वाले हो वो इनपुट होगा। अब वो ग्राइंडर स्पिन करेगा तो वो क्या होगा, प्रोसेस। अब उस प्रोसेस से आपको जो चीज़ें चाहिए वो मिलेंगी, तो जो आपको मिलेगा ना वो आउटपुट होगा। तो हम इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट, इनपुट। ये पहली चीज़ होती है कोई भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसमें इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, लेबर चाहिए होते हैं, लैंड बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मनी। इसका एग्जांपल है टेक्सटाइल फैक्ट्री। इनपुट्स जैसे कि कॉटन, वर्कर्स, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें ये लगती है। सेकेंड, प्रोसेस। अब ये जो होती है ना वो स्टेप और एक्टिविटी होती है जिससे जो रॉ मटेरियल होते हैं ना वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होते हैं। इसका एग्जांपल है कॉटन। कॉटन से गिनिंग होगा, फिर वो स्पिन करेगा, फिर उसके बाद विविंग होगा, टाइंग करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे उसे। थर्ड, आउटपुट। ये एक फाइनल प्रोडक्ट होती है जो बनती है, इससे मनी अर्न होता है क्योंकि इसे फिर सेल कर देते हैं। जो आप शर्ट को पहन रहे हो ना, ये फिनिश प्रोडक्ट है आउटपुट का, इसे बेचकर मनी अर्न किया जाता है। तो ये फाइनल प्रोसेस हो गया। इंडस्ट्रियल रीजन वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के पास में लोकेट की जाती है। अब ये साथ में सेटअप इसलिए होती है ताकि वो अपनी फैसिलिटीज़ को शेयर कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, मार्केट और लेबर। ये क्लोजनेस उनको हेल्प करती है मनी को सेव करने के लिए और भी ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वर्ल्ड के जहाँ पे बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया मिलते हैं वो है ईस्ट नॉर्थन अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, स्पेशली जापान, चाइना, साउथ कोरिया। ये रीज़न वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट जोन हो, ना कि ज़्यादा ठंडी ना ही ज़्यादा गर्मी। सी पोर्ट के पास में मिलते हैं ताकि ईजिली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम हो सके। कोल्ड फील्ड के पास ताकि पावर सप्लाई हो। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है इंडिया में, जैसे कि मुंबई और पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली जो रीजन होता है वेस्ट बंगाल का, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन गुजरात, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट झारखंड एंड नियर बाय स्टेट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट आंध्र प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ रीजन, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम क्लस्टर केरला। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है इंडिया की। पूरे वर्ल्ड में 3 मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। फर्स्ट, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा पुरानी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है। अब ये सिर्फ इंडस्ट्रीज़ है ना, उससे बहुत सारी अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ भी चलती है क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि मशीनरी, व्हीकल और बिल्डिंग्स के लिए। इसकी जो मेन कंट्री जहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड है वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। सेकेंड मेन इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड इंडस्ट्री है और इसमें क्लोथ्स और फैब्रिक्स बनते हैं। इसमें यूज़ होता है कॉटन, वूल, सिल्क एज अ रॉ मटेरियल। बहुत सारी कंट्रीज़ में इसकी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, जैसे कि इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। थर्ड जो मेन इंडस्ट्री है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी इंडस्ट्री। ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है, ये अभी अभी इमर्ज हो रहे हैं। इसके मेन सेंटर सिलिकॉन वैली यानी कि कैलिफोर्निया यूएसए और बैंगलोर इंडिया में है।
आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की मेन इंडस्ट्रीज है, तो इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये है क्या? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बनाते हैं स्टील आयरन ओर से। इसे बोला जाता है फीडर इंडस्ट्रीज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट स्टील होता है ना, वो यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए एज ए रॉ मटेरियल, जैसे कि मशीनरी, व्हीकल और कंस्ट्रक्शन। आपने देखा भी होगा। फर्स्ट जो चीज़ें लगती है वो है इनपुट, रॉ मटेरियल, आयरन और कोल और लाइमस्टोन। इसके अलावा भी चीज़ें लगती है जैसे कि लेबर, मनी, ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर और वाटर। वो है प्रोसेस। हमने प्रोसेस देखा था कि चीज़ें बनती कैसी है। तो आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन को मेल्ट किया जाता है एक साथ में ब्लास्ट फर्नेस में। इसे स्मेल्टिंग बोला जाता है। जो मोल्टन आयरन होता है ना, उसे रिफाइन किया जाता है ताकि उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर पाए। तब फाइनल प्रोडक्ट बनता है स्टील। अब हमें मिलता क्या है? स्टील एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फ्लैक्सीबल, और इससे बनती है वायर, शीट और मशीनरी पार्ट। इसके अलावा स्पेशल अलॉयज़ भी बनते हैं। मेटल को ऐड किया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, इन सबको ऐड किया जाता है एलॉयज़ बनाने के लिए, ताकि इससे और भी स्टील को हार्ड बनाया जा सके, रस्ट फ्री और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि स्टील इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों उसे मेन इंडस्ट्री में काउंट किया गया? क्योंकि ये यूज़ होता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, शिप, ट्रेन, ट्रक, कार, बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि स्काई स्क्रैपर होता है, स्टील फ्रेमवर्क जिसके लिए बनती है, मशीन जो कि ऑयल ड्रिलिंग, माइनिंग, फ्रेम, फार्मिंग इक्विपमेंट, एवरीडे आइटम्स लाइक सेफ्टी पिन्स, नीडल, टूल्स, ये सारी चीज़ें किससे बनती है? स्टील से ही बनती है ना। इसीलिए बोला जाता है स्टील को बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। 1800 के पहले क्या होता था? इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर और वाटर हो ना, वहाँ बनाया जाता था। लेकिन उसके बाद में इसे बनाया जाने लगा कोल फील्ड्स, कैनल्स और रेलवे के पास में, ताकि ईजिली चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो पाए। लेकिन 1950 के बाद में जो इंडस्ट्रीज़ बनती थी वहाँ पर, जहाँ पर सी पोर्ट पास में हो, ताकि इंपोर्ट कर सके आयरन ओर को और एक्सपोर्ट कर सके स्टील को ईजिली। इंडिया में स्टील इंडस्ट्री इसलिए ग्रो करी क्योंकि यहाँ पे अबंडेंट ऑफ रॉ मटेरियल है, जैसे कि लाइमस्टोन, आयरन ओर और कोल ईजिली मिल जाते हैं और बहुत सारे मिलते हैं। चीप लेबर है यहाँ पे, गुड ट्रांसपोर्ट है, लार्ज मार्केट है। मेन स्टील जो सेंटर्स है लोकेटेड है मोस्टली झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में। जमशेदपुर आप जानते होंगे, टाटा स्टील भिलाई छत्तीसगढ़, केला उड़ीसा, दुर्गापुर बनपुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, और भी सेंटर्स है इसके, जैसे कि भद्रावती विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और सेलम तमिलनाडु। इन सब जगह पर ये सारे सेंटर्स लोकेटेड है। जमशेदपुर द स्टील सिटी। तो इंडिपेंडेंस के पहले, मतलब कि 1947 के पहले, इंडिया के पास मेजरली एक ही आयरन एंड स्टील प्लांट था, टिस्को। ये तो आप जानते होंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसे स्टार्ट किया था टाटा ग्रुप ने 1907 में, और ये प्राइवेटली ओन्ड था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टील प्लांट्स को बिल्ड करना चालू कर दिया ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज़ हो पाए। तो जमशेदपुर को ही क्यों चूज़ किया गया? तो पहले जमशेदपुर को ना साक्षी बोला जाता था। इसके बहुत सारे रीज़न है। पहले तो ये कि कालीमती स्टेशन से बहुत पास में, तो ट्रांसपोर्ट का काम ईजिली हो सकता है। सेकेंड, यहाँ से जो आयरन ओर, कोल और मैंगनीज के डिपॉजिट है ना, वो यहाँ से बहुत पास में है, तो जो कि स्टील को बनाने के लिए काम आते हैं। और तो ये कोलकाता के भी बहुत पास में है, और कोलकाता तो पता ही है, वो बहुत बिग मार्केट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको सेल कर सकते हैं जल्दी। और कोल भी मिल जाता है जो कि झारिया कोल फील्ड से आता है। आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज, ये सारे के सारे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पास में भी हो गए। झारखंड में जो रिवर फ्लो करती है, जैसे कि सुवर्णरेखा और करकई, तो यहाँ पे उन्हें वाटर भी मिल जाता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है मनी ताकि ये और भी ग्रो कर पाए। इसके अलावा भी जमशेदपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि वहाँ पे सेटअप की गई है, जो कि केमिकल बनाते हैं, लोकोमोटिव यानी कि ट्रेन के पार्ट्स बनाते हैं, एग्रीकल्चरल टूल बनाते हैं, मशीनरी, स्टीम प्लेट, केबल एंड वायर। तो इंपॉर्टेंस क्या है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का? ये हेल्प करती है इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और भी फास्ट ग्रो करने में। और भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो डिपेंड करती है आयरन और स्टील पर, उनके मशीन्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, टूल्स के लिए। तो इंडिया की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो इंक्लूड करती है लार्ज स्टील प्लांट्स, मिनी स्टील मिल्स, रोलिंग मिल्स और भी बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर क्यों रही है? तो इससे ना इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फर्स्ट, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेकंड, जो कि इंडियन इकोनॉमी को वो बूस्ट करेगा। और थर्ड, डेवलपमेंट होगा इंडिया का। तो हमने इंडिया के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो देख लिया जमशेदपुर। तो जमशेदपुर तो हमने इंडिया के लेवल पर देखा है। वर्ल्ड के लेवल पर भी स्टील सिटी है जो कि अमेरिका पिट्सबर्ग में है। अब ये पिट्सबर्ग फेमस है स्टील प्रोड्यूसिंग सिटीज़ के लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है।
इंडस्ट्रीज़ को जमशेदपुर में सेटअप करने के बहुत सारे प्लस पॉइंट थे। वैसे ही पिट्सबर्ग में स्टील इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के बहुत सारे प्लस पॉइंट है। पहले तो जो कोल होता है ना, वो लोकली आसपास में मिल जाता है पिट्सबर्ग के। आयरन ओर जो है वो मिनीसोटा से मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट का काम भी ईजिली हो जाता है। तो जो ग्रेट लेक्स वाटरवे है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट रूट है पूरे वर्ल्ड में। तो जो आयरन ओर होती है वो यहाँ से भेजी जाती है ग्रेट लेक से, फिर उसके बाद उसे ट्रेन से कैरी करके पिट्सबर्ग में भेज दिया जाता है। वाटर सप्लाई वहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि पास में वहाँ पे ओहायो रिवर है, मोनोंगेला रिवर है, एल्गेनी रिवर है। तो ये बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जब भी स्टील मेकिंग या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरत होती है। करंटली पिट्सबर्ग में ना बहुत सारे लार्ज स्टील मिल्स को सेटअप किया गया है। जो मोहंगेला रिवर और एल्गेनी रिवर है, उन्हीं के वैली में बहुत सारे मिल्स को सेटअप किया गया है जो कि पिट्सबर्ग के ऊपर है। और जो पिट्सबर्ग के नीचे ओहायो रिवर है, वहाँ पे भी बहुत सारे मिल्स को सेटअप किया गया है। ये जो फिनिश्ड स्टील है ना, उसे मार्केट में भेज दिया जाता है रोड, रेल या फिर रिवर रूट्स के थ्रू। पिट्सबर्ग में और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल उनका स्टील ही होता है, जिससे वो रेल रोड इक्विपमेंट बनाते हैं, हैवी मशीन्स या फिर रेल या फिर अदर स्टील प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। पिट्सबर्ग ना स्टील हब बन गया क्योंकि यहाँ पे कोल आसपास के एरिया से मिल जाता है, आयरन और ईजिली एक्सेस किया जा सकता है थ्रू द ग्रेट लेक्स, गुड ट्रांसपोर्ट है, इनफ वाटर है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो ऑन इंडस्ट्रीज़। आज हमने देखा कि कैसे इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती है, कैसे प्लेस लाइक जमशेदपुर और पिट्सबर्ग मेजर स्टील सेंटर बन चुकी है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हमारी कंट्री को प्रोग्रेस में हेल्प करती है। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more easy explanation. See you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.